चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ। देखिए दोस्तों, यूपीएससी में हमने जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, साइंस टेक और जो है कंप्रीहेंशन से 1995 से लेकर 2023 तक सभी प्रश्न करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में या वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के जो भी प्रश्न पूछे गए 1995 से 2023 तक वो कराने जा रहे हैं। ये रहा दोस्तों भौतिक विज्ञान का प्रश्न। पहला, पेयजलों में गामा उत्सर्जक समस्थानिक हैं या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है। पेयजल जो हम लोग पीते हैं उसमें गामा उत्सर्जक स्थानिक समस्थानिक हैं या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। पहला, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, बी सीमा पट्टिका द्वारा, सी प्रस्फुरण गणक द्वारा और डी स्पेक्ट्रमी प्रकाश मापी द्वारा। बताइए दोस्तों उत्तर। देखिए दोस्तों, पेयजलों में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की पहचान उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणों से की जाती है। इसके लिए प्रस्फुरण गणक का प्रयोग किया जाता है। प्रस्फुरण गणक का प्रयोग पृथ्वी तल के ऊपर और पृथ्वी तल के रेडियोमीटर सर्वे में भी किया जाता है। नीचे ऊपर जो है रेडियोमीटर सर्वे में भी किया जाता है। एक उप परमाणविक कण, इलेक्ट्रॉन, आयन, अल्फा कण या फोटॉन के गुजरने के कारण एक पारदर्शी सामग्री द्वारा उत्पन्न प्रकाश की चमक को प्रस्फुरण कहा जाता है। प्रस्फुरण काउंटर एक उपकरण है जिसका उपयोग जगमगाहट प्रभाव के माध्यम से विकिरण का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे एक प्रस्फुरण डिटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन पहला का सी हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत क्षरण, सेवर आदि साधनों में समानांतर प्रयुक्त आवेश बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोड के रूप में जो है दोस्तों टॉर्च लाइट या विद्युत क्षरक या बैटरी में कौन प्रयोग होता है इलेक्ट्रोड के रूप में दोस्तों। ये निकेल और कैडमियम, बी जस्त तत्व और कार्बन, सी सीसा ऑक्साइड और सीसा और डी लोहा और कैडमियम। इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, टॉर्च लाइट, विद्युत क्षरण, सेवर आदि साधनों में प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में निकेल और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। इन बैटरियों में निकेल हाइड्रोक्साइड धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में तथा कैडमियम हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। निकेल कैडमियम बैक्टीरिया में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया करता है। 2NiO। चलिए दोस्तों, ये सब तो रासायनिक क्रिया छोड़ दीजिए। अगला, ये दोस्तों 1995 में पूछे गए प्रश्न है, देख लीजिएगा। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्कर की जाती है, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्कर की जाती है वह है येलो केक। दोस्तों क्या है जिसका तस्करी किया है। येलो केक के रूप में पहला है हेरोइन का अपरिष्कृत रूप, बी कोकीन का अपरिष्कृत रूप, सी यूरेनियम का ऑक्साइड और डी अशोधित सोना। येलो केक के रूप में यूरेनियम ऑक्साइड की सीमा पार तस्करी की जाती है। यूरेनियम दोस्तों, यूरेनियम ऑक्साइड। नमूने के रूप में येलो केक में 80% यूरेनियम ऑक्साइड होता है जो 2878 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है, जबकि आधुनिक येलो केक 70 से 90% भार के अनुसार ट्राई यूरेनियम ऑक्साइड U3O8 होता है। येलो केक का प्रयोग नाभिकीय संयंत्र के लिए यूरेनियम ईंधन बनाने में किया जाता है। येलो केक से प्राप्त होने वाले यूरेनियम का प्रयोग भी अनेक प्रकार के अवैध नाभिकीय विस्फोट बनाने में किया जाता है जो मानव जाति के लिए खतरनाक है। तो यूरेनियम ऑक्साइड है दोस्तों येलो केक। ठीक, यूरेनियम क्या है, ऑक्साइड है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। अगला दोस्तों,
इन लोग के बाद नाभिकीय, चौथा नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। अंतर क्या है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम, पहला नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। दूसरा दिया है दोस्तों, दूसरा क्या दिया है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होती है। तीसरा नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। और बी डी दिया है, परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा यंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करके मुक्त ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है, जबकि परमाणु बम बनाने में भी नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया होती है, किंतु यह अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। परमाणु बम में दोस्तों नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ठीक, लेकिन यह अनियंत्रित होती है। परमाणु बम में अनियंत्रित होती है, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा यंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करके मुक्त ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। और परमाणु बम में भी नाभिकीय जो है रिएक्टर, परमाणु बम में भी नाभिकीय श्रृंखलाएं होती हैं दोस्तों, लेकिन वह अनियंत्रित होती हैं और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित होती है। अगला दोस्तों, अल्फा के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ये 2 प्रोटॉनों के, बी हीलियम के, 1 परमाणु के, सी 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, और डी 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। अल्फा के 2 धन आवेश किसके बराबर होते हैं दोस्तों? प्रत्येक कण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। चलिए बताइए दोस्तों उत्तर। पांचवा का देखिए दोस्तों, प्रत्येक अल्फा कण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। एक अल्फा कण जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूक्लियनों की संख्या जो होती है कितनी होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। इस प्रकार अल्फा कण की द्रव्यमान संख्या 4 है, जो हीलियम के अणु भार के बराबर है। प्रत्येक अल्फा कण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनता है। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब 4 हो गई संख्या। तो न्यूक्लियनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 4। न्यूक्लियनों की संख्या होती है द्रव्यमान संख्या। अब इस प्रकार अल्फा कण की द्रव्यमान संख्या 4 है, जो हीलियम के अणु भार की क्या है? बराबर है। तो हीलियम के अणु भार की क्या हो जाएगी? बराबर। पांचवा का क्या हो जाएगा दोस्तों? दो प्रोटॉनों के बराबर 2 पॉजिट्रॉन द्रव्यमान के बराबर 2 प्रोटॉन। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 2 हीलियम के परमाणु के अणु के बराबर हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से भारतीय वैज्ञानिकों के नाम दिया गया है सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए उनके कार्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। पहला दिया है पहला दिया है दोस्तों डॉक्टर राजा रमन्ना, दूसरा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, COUR राव, और डी प्रोफेसर मेघनाथ शाह। देखिए दोस्तों, आप लोग डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को तो जान ही रहे होंगे, कृषि क्षेत्र में जो है काम किए थे ना हरित क्रांति के समय। तो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बी का 5 हो जाएगा। और राजा रमन्ना के बारे में जानते हैं दोस्तों? राजा रमन्ना भारत के सुप्रसिद्ध नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? नाभिकीय भौतिक शास्त्री। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2।
ए का 2, बी का 5, इसी से उत्तर आ जाएगा दोस्तों सी आपका। प्रोफेसर यू आर राव क्या थे दोस्तों? प्रोफेसर यू आर राव जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे उस समय के। इस समय के इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जाके पढ़ लीजिए उनके बारे में। और प्रोफेसर मेघनाथ शाह दोस्तों प्रसिद्ध खगोल शास्त्रविद थे, जिन्होंने शाह समीकरण के द्वारा तारों में होने वाली भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का क्या किया था? वर्णन किया था। तो हो गया दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला दोस्तों है प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर के परिणाम के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के लिए इनमें से अनिवार्य तत्व कौन सा है दोस्तों? अनिवार्य तत्व जो है कौन सा है बताइए। पहला कोबाल्ट, ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी जर्कोनियम, डी टंगस्टन। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा इसमें एक अनिवार्य तत्व है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जर्कोनियम न्यूट्रॉनों का अवशोषण करता है, अतः इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में। किसका? जर्कोनियम। जर्कोनियम करता क्या है? न्यूट्रॉनों का अवशोषण करता है, सोख लेता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये मंदक का काम करता है। फिर नाभिकीय रिएक्टर में क्या करता है? मंदक का काम करता है, यह न्यूट्रॉनों का अवशोषण करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 8वां, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों के पेट के एक्सरे किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि सीधा उत्तर बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि सी ऑप्शन हो जाएगा। बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है। बेरियम जो है एक्स किरणों को क्या कर लेता है? सोख लेता है, और इसलिए और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। किरणों को सोख लेता है, इससे जो है पेट में जो है अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। पेट में एक्स किरण परीक्षण से पूर्व रोगियों को बेरियम पिलाया जाता है दोस्तों, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है। अच्छा अवशोषक होने के कारण पेट के सभी भागों को स्पष्ट दिखने में सहायता मिलती है। किंतु जब पेट का एक्सरे फोटोग्राफ बिना बेरियम के लिया जाता है तो एक्स किरणें मांस में से पार निकल जाती है, जिससे यह फोटोग्राफी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगला दोस्तों 9वां, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर दोस्तों विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। तो ये क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें और डी एक्स किरणें। बताइए 9वां का। कोबाल्ट जो है, देखिए दोस्तों, कोबाल्ट 60 समस्थानिक एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कौन? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 60 से निकलने वाली गामा किरणों का उपयोग अस्पतालों में सर्जरी के औजारों आदि के स्टेराइजेशन में किया जाता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो है कथन कारण दोस्तों, कथन सीधा जो है कथन ही पढ़ते हैं। ये कथन दिया है, बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC का प्रयोग करते हैं। कारण दिया है, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। बोलिए दोस्तों क्या ऑप्शन हो जाएगा? 10वां का देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, घरेलू प्रशीतक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह कम ताप तथा कम दाब पर द्रवित हो जाता है, मतलब द्रव में बदल जाता है। किंतु कुछ गैस जैसे NH3 CO2 को द्रवित होने के लिए सामान्य तापमान परिवेश तापमान पर भी उच्च दाब की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन गैसों का क्रांतिक ताप बहुत उच्च होता है। इसलिए बड़े शीतगृह संयंत्र जैसे डेयरी, वेयर हाउस, क्रीम प्लांट में
इसलिए बड़े शीतगृह संयंत्र जैसे डेयरी, वेयर हाउस, क्रीम प्लांट में प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया का दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, आगे की सही व्याख्या करता है। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है, जबकि घरेलू प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। सही है, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। बिल्कुल। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं दोस्तों। ए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के मिश्रण से, बी एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण से, सी हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, और डी इथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण। खदान जो होते हैं जहाँ कोयला खनन किया जाता है या खना जाता है, उनमें अधिकांश विस्फोट किसके कारण होते हैं दोस्तों? बताइए ग्रामा का। देखिए दोस्तों, खदानों के अंदर उपस्थित अत्यधिक दाब, अत्यधिक ताप, स्थिर विद्युत धारा तथा यांत्रिक शाख आदि मीथेन को ज्वलन के प्रति संवेदनशील बना देती है। इसलिए इस परिस्थिति में मीथेन का ऑक्सीजन एक तीव्र और विस्फोटक अभिक्रिया करता है दोस्तों। अधिक जो है खदानों में अधिक दाब होता है, अत्यधिक ताप होता है और स्थिर विद्युत धारा तथा यांत्रिक शाख आदि मीथेन को दोस्तों, उसमें जो मीथेन होता है उसको जलने के प्रति जो है संवेदनशील बना देता है। इसलिए इस परिस्थिति में मीथेन का ऑक्सीकरण एक तीव्र और विस्फोटक अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा दोस्तों? हवा के साथ मीथेन का मिश्रण, सी ग्रामा का सी। ग्रामा का दोस्तों, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षकों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ए आफबाउ सिद्धांत द्वारा, बी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, सी हुंड के नियम द्वारा, और डी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम होता है दोस्तों क्या? आफबाउ सिद्धांत द्वारा दोस्तों। आफबाउ सिद्धांत द्वारा ही परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के ऑर्बिटल में उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रमानुसार भरते हैं, जिसका क्रम इस प्रकार है: 1s 2s 2p 3s 3p। दोस्तों ज्यादा लोग जो है इंटर में नहीं पढ़े होंगे तो उनको हवा नहीं लगेगा। अगला 14 देखिए दोस्तों। 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? रेडियो एक्टिव नहीं है। ए स्टेटाइन, बी फ्रांसीसियम, सी ट्रिटियम, और डी जर्केनियम। रेडियो एक्टिव कौन नहीं है दोस्तों? जर्कोनियम दोस्तों रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि स्टेराइन, फ्रांसीसियम, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव तत्व है। परमाणु क्रमांक 80 के ऊपर के तत्व रेडियो एक्टिविटी दर्शाते हैं, क्योंकि इन तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? जर्कोनियम, डी ऑप्शन। विशिष्टता दिया है दोस्तों, और कण किसकी क्या विशिष्टता है? विशेषता क्या है? शून्य द्रव्यमान किसका होता है? आंशिक आवेश किसका होता है? आंशिक प्रचक्रण किसका होता है? पूर्णांक प्रचक्रण किसका होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, कार्क, फोर्न। न्यूट्रॉन का दोस्तों शून्य द्रव्यमान होता है, आप लोग पढ़े होंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन का दोस्तों न्यूट्रॉनों का शून्य द्रव्यमान होता है। आंशिक आवेश दोस्तों कार्क का होता है, कार्क का। आंशिक चरण दोस्तों पॉजिट्रॉन का होता है, और पूर्णांक चरण फोटॉन का होता है। पूर्णांक चरण जो है फोटॉन का होता है। आंशिक चरण जो है आंशिक आवेश कार्क का होता है। बस दूसरा बी वाला दोस्तों 3 से मिला दीजिए, और सी वाला जो है 1 से मिला दीजिए, और बाकी सब अपना मिला हुआ। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। अपनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं। दूसरा, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। 16वां बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आयनिक यौगिक वे विद्युत अपघट्य होते हैं जो पानी में विघटित होकर धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं, किंतु ये यौगिक कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, एसीटोन में अविलेय होते हैं, क्योंकि ये अद्वितीय प्रकृति के होते हैं।
ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में नहीं होता है। ठोस अवस्था में जो है दोस्तों आयनिक जो है इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में नहीं होता है। ये क्या बोल रहा है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक। भाई जब जो है इलेक्ट्रॉन ही जो है निष्क्रिय है, गतिशील अवस्था में नहीं है, तो फिर कैसे होगा जाएगा। तो इसलिए बी दूसरा ऑप्शन गलत हो रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में नहीं होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने क्रिस्टल लेटिस से बंधे होते हैं, इसलिए विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन गलत है दोस्तों, पहला सही है। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक वे विद्युत अपघट्य हैं जो पानी में तो विघटित होते हैं, धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं, किंतु यौगिक कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल एसीटोन में अविलेय होते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन सही। अगला दोस्तों, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है दोस्तों। ये अभिविन्यास से, बी आकृति से, सी आमाप से और डी चक्रण से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उपकोषों का त्रिविमीय आकाश में अभिविन्यासों के आधार पर कक्षकों को व्यक्त करने वाली संख्या को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। उपकोषों का त्रिविमीय आकाश में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अभिविन्यास से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभिविन्यास से। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ये दिया है, न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव्य सोडियम शीतकाल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव्य सोडियम शीतकाल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यही ऑप्शन सही है दोस्तों। न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव्य सोडियम शीतकाल के प्रयोग में लाया जाता है। देखिए दोस्तों, तेज ब्रीडर रिएक्टरों FBTR में द्रव्य सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, क्योंकि सोडियम का गलनांक नाभिकीय रिएक्टर के तापमान से अधिक होता है और इसे अन्य दूसरे शीतलक की तुलना में दाबित भी नहीं करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, 19वां का, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। ए सोडा कांच, बी पाइरेक्स कांच, सी जेनो कांच और डी क्विक्स कांच। 19वां, क्विक्स कांच में पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता होती है दोस्तों। निम्नलिखित कांचों में से कौन पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है, तो क्विक्स कांच ये दोस्तों अवशोषित कर लेता है पराबैंगनी विकिरणों को। ठीक, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों। ये ऑप्शन दोस्तों पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया दोस्तों जो है, अमोनिया जो है नमी को सोखता है, पता है कि नहीं आपको। और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, इसमें कोई द्रव नहीं प्रयुक्त नहीं किया जाता है। पेस्ट की आर्द्रता में से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है दोस्तों। तो अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। अगला दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन एग्जॉस्ट के रूप में क्या निर्मित करते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है क्या निर्मित करते हैं, NH3 CH4 मीथेन H2O2 पानी। बताइए दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन क्या निर्मित करते हैं। वे ईंधन सेल जिनमें हाइड्रोजन ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन उपापचय के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन सेल कहलाते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल में दोस्तों हाइड्रोजन ईंधन के रूप में ऑक्सीजन उपापचय के रूप में प्रयुक्त होता है, हाइड्रोजन ईंधन सेल में कहलाते हैं। ये वाहन के लिए प्रयुक्त होते हैं। और रेचन के रूप में पानी निर्मित होता है, H2O, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 22वां, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है दोस्तों। न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, न्यूट्रॉनों की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा रखना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है दोस्तों, 22वां बताइए। देखिए दोस्तों, भारी जल या गुरु जल भी बोलते हैं H2O तथा ठोस ग्रेफाइट
का प्रयोग समानांतर न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट और जल का प्रयोग दोस्तों न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों 23वां, जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है, यह ऊष्मा का सुचालक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। बताइए दोस्तों 23, एनसीईआरटी कक्षा 11 रसायन विज्ञान से लिया गया है दोस्तों। दोस्तों इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है, इसलिए अधिक चीजों को ये घोल सकता है दोस्तों। ठीक, तो पानी की ध्रुवीय प्रकृति से आयनिक और आंशिक रूप से आयनिक यौगिक के लिए एक बहुत अच्छा विलायक मानती है। पानी के अणुओं में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की ध्रुवीय व्यवस्था होती है। एक तरफ हाइड्रोजन में सकारात्मक विद्युत होती है, चार्ज होता है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन में नकारात्मक चार्ज होता है। यह पानी के अणु को कई अन्य विभिन्न प्रकार के अणुओं के प्रति आकर्षित होने की अनुमति देती है। अब देखिए दोस्तों ये क्या था, भौतिक रसायन था दोस्तों। अब हम कार्बनिक रसायन से जो प्रश्न, अकार्बनिक रसायन से जो प्रश्न पूछे हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है दोस्तों, मतलब मिश्रित किया गया है? ए यूरिया, सी अमोनियम, बी कैन और डी एनपीके। 24 का बताइए दोस्तों। उर्वरक वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो पौधों को उनके अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। एनपीके एक मिश्रित उर्वरक है। एन का अर्थ होता है नाइट्रोजन, के का अर्थ होता है पोटेशियम और पी का अर्थ होता है फास्फोरस। तो एनपीके डी हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। 25वां, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है दोस्तों। ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी अमोनियम परसल्फेट और डी बोरेक्स सुआगा। बताइए दोस्तों 25वां क्या होगा? देखिए दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5H2O का प्रयोग फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में होता है। इसका प्रयोग चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो सोडियम जो है थायोसल्फेट बी ऑप्शन हो जाएगा, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 26वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है? लोहे के साथ अगर मिला देंगे तो इस्पात बन जाता है, और इस्पात जो है दोस्तों बहुत ज्यादा ताप को भी झेल सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। उच्च कठोरता, कठोर बहुत अधिक हो जाता है और घिसता भी कम है। कौन से मिलाना हो रहा है दोस्तों? लोहे के तत्व में कौन से मिलाएंगे तत्व? देखिए दोस्तों लोहे में क्रोमियम के मिलाने पर जो इस्पात बनता है वह उच्च ताप का प्रतिरोधी हो सकता है। लोहे की कठोर अपघर्षण तथा प्रतिरोधी बनाने में क्रोमियम को मिलाया जाता है दोस्तों। ये नई एनसीईआरटी से क्लास 12 रसायन विज्ञान अध्याय 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत प्रक्रम से लिया गया है दोस्तों। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म तत्व नहीं है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, नहीं भी मिलेगा पौधों को तभी पौधा जो है वृद्धि अपना करता रहेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये दिया है बोरान की, बी दिया है जस्ता की, सी दिया है सोडियम की, डी दिया है तांबर की। बताइए दोस्तों 27 का। देखिए दोस्तों पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन कौन है जान लीजिए। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, लोहा है, बोरान है, जिंक है, तांबा है, मैग्नीज है, सल्फर है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है तथा मोलिब्डेनम आदि है। किंतु सोडियम, कोबाल्ट, निकिल आदि पौधों के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। सोडियम, कोबाल्ट और निकिल नहीं है दोस्तों। सोडियम, कोबाल्ट और निकिल नहीं है, तो इसमें सोडियम ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, ये अनिवार्य तत्व नहीं है। बाकी बोरान, जस्ता, ताम्र जो है। तो 27 का दोस्तों हो गया। सी 28 का, हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन है दोस्तों? फ्लोरीन हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होती है क्योंकि यह सभी हाइड्रोजनों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। हाइड्रोजन की क्रियाशील का क्रम F2 से I2 की ओर घटता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? फ्लोरीन।
ये ऑप्शन हो जाएगा। मिलाना है दोस्तों, नीला थोथा, एप्सम साल्ट, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा किससे बना हुआ है बताइए दोस्तों। 29 का देखिए दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है, जिसका उपयोग बाल डाई डाई करने में, चमड़ा और टेक्सटाइल उद्योग में किया जाता है। नीला थोथा का प्रयोग, तो ये का क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम का लवण कहा जाता है दोस्तों। नीला थोथा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अच्छा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों। नीला थोथा में कॉपर सल्फेट होता है, तो ये कटी होगा। एप्सम साल्ट में क्या होता है दोस्तों, एप्सम लवण कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट को ही एप्सम लवण कहते हैं। तो एप्सम लवण, एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम जो है सल्फेट को कहते हैं। तो एप्सम साल्ट कौन हो जाएगा दोस्तों, बीकथबी हो जाएगा, बीकथबी हो जाएगा दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका उपयोग सनसनाहट वाले पेय पदार्थों में किया जाता है। सनसनाहट वाले पेय पदार्थों में किया जाता है बेकिंग सोडा का प्रयोग। इसका नाम क्या है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सी का 1 हो जाएगा दोस्तों, सी का 1 हो जाएगा। कास्टिक सोडा बचा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसी तरह इसका भी मिलान करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम टार्ट्रेट उर्वरक में, फोटोग्राफी में, बेकरी में, बारूद में, किसमें कहाँ पर उपयोग किया जाता है दोस्तों। 30वां का बताइए। देखिए दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में, नाइट्रेट का प्रयोग जो है पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद बनाने में, बी का 4 हो जाएगा दोस्तों। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का उर्वरक में दोस्तों, सल्फेट किसमें, उर्वरक में। और जबकि मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में, पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग दोस्तों बेकरी में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ए। अगला, कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के सफोटन के लिए मिलाया जाता है। चार्ज की सामग्रियों में से एक है, इसका कार्य है अपचायक के रूप में क्रिया करता है। लौह अयस्क में संयुक्त सिलिका को दूर करता है। तीसरा, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। चौथा, उपचायक के रूप में क्रिया करता है। दोस्तों, कोक स्टील लोहे के उत्पादन में जो है भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाया जाने वाला चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर शीघ्र जलने लगता है, क्योंकि यह एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में, अरे यार गलत हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, 31 का, कोक का प्रयोग ब्लास्ट भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है दोस्तों, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है दोस्तों। कोक ब्लास्ट का प्रयोग ईंधन के रूप में, यह जीवाश्म ईंधन के भंजन आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें उच्च मात्रा में कार्बन होता है। इसका कैलोरी मान भी अधिक होता है। इसके लिए इसका प्रयोग ऊष्मा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह एक अच्छा अपचायक भी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अपचायक के रूप में क्रिया करता है, बिल्कुल। और लौह अयस्क में संयुक्त सिलिका को दूर करता है, ये गलत है दोस्तों। ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है, ऊष्मा जो है गर्म करता है कोक स्टील दोस्तों। 1 और 3 सही हो जाए। उपचायक के रूप में क्रिया करता है, ये गलत है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है दोस्तों। ए जस्ता, बी तांबा, सी जो है मैग्नीशियम, डी लोहा। 32 का बताइए। अमलगम एक क्रियाशील धातु को पारे के साथ मिलाने पर बनता है दोस्तों। पारे के साथ
मिलाने पर मिलता है। जैसे तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम आदि पारे के साथ मिलकर अमलगम बनाते हैं, किंतु लोहा अमलगम नहीं बनाता है दोस्तों। पारे के साथ मिलकर जो है अमलगम बनता है, जिसमें तांबा, जस्ता और मैग्नीशियम होते हैं दोस्तों। लोहा नहीं होता। डी ऑप्शन गलत है दोस्तों, नहीं मिला। डी ऑप्शन सही है इसमें, मतलब लोहा नहीं मिलता है। अगला दोस्तों 33 का, सोडियम धातु सोडियम धातु का संचय, सोडियम धातु का कारण दिया है। सोडियम धातु का संचय कैसोबिन में होता है। धातु सोडियम वायु पर बाध्य होने पर जल जाती है। ये तो दोस्तों बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। सोडियम धातु दोस्तों केरोसिन की तेल में रखा जाता है। पीछे भी अभी आया था इसका प्रश्न, क्योंकि यह वायु के संपर्क में आते ही जलने लगती है दोस्तों। ठीक, तो सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर शीघ्र जलने लगता है, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील धातु है। इसलिए सोडियम को केरोसिन की तेल में सुरक्षित रखा जाता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर जल जाती है। प्रभाव्य का मतलब देखिए, ये तो सही है दोस्तों। और अगर प्रभाव्य का मतलब क्या होता है? प्रभाव्य मतलब सोडियम धातु सोडियम वायु के प्रभाव होने पर जल जाती है। प्रभाव मतलब उस प्रभाव में आने पर तो जलती है दोस्तों। तो ये और आप दोनों सही होगा। आगे की सही व्याख्या भी करेगा, यहाँ तक है। अगला दोस्तों सल्फ्यूरिक, अगर प्रभाव का मतलब होता है प्रभाव होगा दोस्तों, तो ये सही होगा। 34 का देखिए दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। पानी में अम्ल मिलाया जाता है। पानी की विशिष्टता ऊष्मा बहुत अधिक होती है। बताइए दोस्तों 34 का, सल्फ्यूरिक अम्ल जल के साथ बहुत तीव्र गति से क्रिया करता है और इस क्रिया में ऊष्मा निकलती है। इस अम्ल को तनु करने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है दोस्तों। पानी में अम्ल मिलाया जाता है। पहला कथन तो सही हुआ, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने का कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता। दूसरा भी सही हो गया। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण जो है दोस्तों मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता। इसके विपरीत अम्ल में पानी मिलाने पर अचानक अधिक ऊष्मा, अम्ल में अगर पानी मिला देंगे तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और अन्य क्षति होने की संभावना होती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये और आप दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। हीरा, संगमरमर, बालू, माणिक्य और सूची, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कार्बन, इसमें क्या पाया जाता है? मिलान करना है दोस्तों। 35 का देखिए दोस्तों, हीरा में कार्बन पाया जाता है, मार्बल में कैल्शियम, रेत में सिलिकॉन और रूबी में एल्युमिनियम। हीरा में कार्बन, मार्बल में कैल्शियम, रेत में सिलिकॉन, रूबी में एल्युमिनियम पाया जाता है। ये दोस्तों इसको भी मिलान करना है। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो, टीन, निकेल, सोडियम क्लोरीन। देखिए दोस्तों, जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, निकेल और जिंक की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकेल और जिंक तीन चीजें होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकेल और टीन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? जर्मन सिल्वर के लिए दोस्तों निकेल हो जाएगा। निकेल हो जाएगा, जिंक भी और कॉपर भी। जर्मन सिल्वर में तीन चीजें पाई जाती हैं, जिसमें 84% कॉपर, 12% निकेल और 6% जिंक होता है दोस्तों। सोल्डर धातु में दोस्तों टीन, कॉपर, लेड और एंटीनी का मिश्र धातु होता है। सोल्डर जो धातु होती है उसमें क्या होता है? टीन होता है, कॉपर होता है, लेड होता है और एंटीनी को मिश्र धातु होती है। तो इसका मतलब जो है दोस्तों सोल्डर का क्या हो जाएगा? टीन, बी का 1। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर तो सब लोग जान रहे होंगे। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से मिलकर बनता है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड से मिलकर बनता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन। सोडियम थायोसल्फेट दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो कहते हैं।
सोडियम थायोसल्फेट को क्या बोलते हैं? हाइपर। तो डी का 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर है, बहुत तन्य है? मतलब बहुत कठोर भी हो सकता है, बहुत जो है लंबा खींचा जा सकता है। ए कार्बोरंडम, बी टंगस्टन, सी कास्ट आयरन, डी नाइक्रोम। नाइक्रोम दोस्तों निकिल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु की होती है, जो बहुत कठोर तथा बहुत तन्य है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, गलाने के लिए बहुत ज्यादा तापमान चाहिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? नाइक्रोम उत्तर हो जाएगा। ये जो है बहुत कठोर पदार्थ है और तन्य है। एनसीईआरटी का अच्छा 10। 38 का दोस्तों, एल्युमिनियम प्राय एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ इस पर निक्षेपण होना ए क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, सी निकिल ऑक्साइड की परत का और डी जिंक ऑक्साइड की परत का। बताइए दोस्तों 38 का। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है। एनोडीकृत धातु का क्षरण बढ़ जाता है और प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 का बी हो जाएगा। 38 का बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेना। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं होता है पीने के लिए, साबुन में कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। जल की कठोरता उसमें उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्रेट है दोस्तों। जल की कठोरता उसमें उपस्थित मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट तथा नाइट्रेट है। कठोर जल का उपयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें घुले हुए लवण स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होते हैं। साबुन के साथ कठोर जल पर्याप्त झाग नहीं बना पाता है। इसका प्रयोग फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे मिट्टी में मैग्नीशियम, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। बॉयलर्स में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी, चारों में नहीं। पीने के पानी को भी नहीं प्रयोग कर सकते हैं, साबुन में कपड़े धोने के लिए भी नहीं, बॉयलर्स के प्रयोग में भी नहीं, फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं। अगला दोस्तों, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपवहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन होता है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? 40 का। देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। ये होता है अम्लीय दोस्तों क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। तो चूंकि H2SO4 प्रबल अम्ल होता है और यह विलयन अम्लीय हो जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका। जल अपघटन होता है इसका। क्या होता है? जल अपघटन। 41, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक आवर्तक के अनुदेशक आयनन विभव धीरे धीरे कम होते जाते हैं। दूसरा, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरा, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, ऋणात्मकता कम होती है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी तो 10 में सब लोग पढ़े होंगे, रट्टा मार मार के। परमाणु क्रमांक 41 का दोस्तों, इसका केवल दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटने से आनंद विभव बढ़ता है।
तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है कम होती है। परमाणु भार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, जबकि किसी भी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अगला दोस्तों अपचयनात्मक और इसका जो है मिलान करना है 42 का दोस्तों। किसी तत्व देखिए दोस्तों ये दिया नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अगला दोस्तों 43 का कारण दिया है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। कारण दिया है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। अभी दोस्तों देखिए ऊपर ही जस्ट इसका कुछ क्वेश्चन पूछा, जस्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया, मतलब लमसम रिपीटेशन के स्तर पर ले गया। कृत्रिम प्रक्षालक दोस्तों क्षारीय हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं जो कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं और आसानी से झाग उत्पन्न कर देते हैं। तो ए और आर दोनों कथन सही है। आर का सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं क्योंकि ये जो है जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। अगला दोस्तों 44वां निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, गलत है दोस्तों। सीधा मैं बता देता हूं दोस्तों, बेरियम तथा डी ऑप्शन बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। ये मुक्त रूप से नहीं पाए जाते। बेरियम और स्ट्रांसियम Ba और Sr क्षारीय मृदा धातुएं, ये धातुएं बहुत ही क्रियाशील होती हैं, तेजी से क्रिया करती हैं, इसलिए प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती हैं। वातावरण के संपर्क में आते ही क्रिया करके कोई यौगिक बना लेती हैं ये, तो इसलिए मुक्त रूप में नहीं पाई जाती हैं। पहला सही है दोस्तों। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की दर में वृद्धि होती है। दूसरा भी सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसकी स्थापना दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है दोस्तों, क्या कि वो जल्दी जल्दी जो है न जुड़े, थोड़ा समय ले। सभी क्षारीय मृदा धातुएं जलयोजित लवण उत्पन्न करती हैं। अगला दोस्तों रासायनिक कथन दिया है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। बी दिया है कारण यह है किसी वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये तो 10 का क्वेश्चन है दोस्तों। 45 का बताइए दोस्तों। 45 का देखिए दोस्तों 45 में रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है दोस्तों। इसमें पहला में कथन में क्या दिया था कि बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, घटती है, इसलिए ए ऑप्शन कथन जो है क्या हो गया दोस्तों, गलत। जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है दोस्तों और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता नीचे जाने की ओर घटती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 44 का डी। ये गलत है परंतु आर सही है दोस्तों। किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्याएं रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती नहीं है दोस्तों, घटती है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटती है। कथन दिया है दोस्तों कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। अम्ल की वर्षा होती है कोयला आधारित तापीय विद्युत घर लगाने से। कारण कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, इसी कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा 46 का। देखिए दोस्तों 46 का कोयला आधारित तापीय बिजली घर से अम्ल वर्षा होती है क्योंकि निकलने वाला SO2 तथा NO2 गैस वातावरण में नमी से अभिक्रिया करके H2SO4 और HNO3 का निर्माण करता है जो अम्ल वर्षा के रूप में धरातल पर गिरती हैं। तो सही है दोस्तों, ये सही है। आर गलत है। कोयला के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। नहीं दोस्तों, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 उत्पन्न होती है दोस्तों। यह भी कक्षा 10 के रसायन विज्ञान से लिया गया है। अगला दोस्तों 47 का 2006 में पूछा है अग्निशामकों में खाने का सोडा बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा दिया शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना
प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा, पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? 47 का दोस्तों। देखिए दोस्तों, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामकों में भी किया जाता है, क्योंकि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो वो CO2 और जल देता है दोस्तों। तो अग्निशामकों में खाने का सोडा बेकिंग में प्रयोग में लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। देखिए दोस्तों, तो यह भी सही है दोस्तों, और तीसरा भी सही है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अब ये ऊपर दिया है उसी को रिपीट कर रहा है। अगला दोस्तों 48, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग रंग प्राप्त होता है? ए जस्ता तथा सल्फर, बी पोटेशियम और पारा, सी स्ट्रांसियम तथा बेरियम, और डी क्रोमियम तथा निकिल। बेरियम का तो दोस्तों अभी पढ़े हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये भविष्य में पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल होली दीपावली सब चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांसियम तथा बेरियम क्षारीय मृदा धातुएं हैं, बहुत अधिक क्रियाशील है। स्ट्रांसियम तथा बेरियम दोस्तों, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, बेरियम तुरंत क्रियाशील हो जाता है। इन दोनों को ज्वाला में डालने पर लाक्षणिक रंग उत्पन्न करते हैं। स्ट्रांसियम लवणों को आतिशबाजी में लाल रंग उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि बेरिलियम लवणों को हरा रंग उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो स्ट्रांसियम दोस्तों लाल रंग, बेरियम दोस्तों हरा रंग, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 50वां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में कौन सा प्रयोग लाया जाता है सोल्डर करने के लिए दोस्तों, सटाने के लिए? ए लोहा तथा टीन, बी सीसा तथा टीन, सी एल्युमिनियम तथा सीसा, और डी एल्युमिनियम तथा लोहा। बताइए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डरिंग एक गलनशील प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें जो है सीसा तथा टीन का प्रयोग किया जाता है। सीसा तथा टीन का प्रयोग किया जाता है। नई एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 से, एनसीईआरटी से भी अर्थात रसायन विज्ञान से भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। ये यूपीएससी का कोई ठीक नहीं है, रसायन विज्ञान से कभी ज्यादा प्रश्न पूछ देता है, कभी जो है आपका जो है इससे पूछ देता है, जीव विज्ञान से पूछ देता है, तो कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। कम से कम जो पिछला वर्ष का पूछा है उसको तो कंप्लीट करके रखिए, इसमें से कोई पूछे या रिपीटेशन करता ही है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस वही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प है दोस्तों? 51 का यशद पुष्प कौन सा है दोस्तों? जिंक ऑक्साइड दोस्तों, जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं, जिसका उपयोग पिगमेंट, कॉस्मेटिक, ग्लास, स्याही इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यशद पुष्प, जिंक ऑक्साइड। ठीक तो है। 50वां दोस्तों, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है दोस्तों? मंद चालक नहीं है विद्युत का। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमियम, फास्फोरस। सल्फर एक अच्छा वैद्युत कुचालक पदार्थ है दोस्तों। अच्छा मंद चालक कौन है? सल्फर दोस्तों, जिसकी प्रतिरोधकता लगभग 2 × 10⁻23 होता है दोस्तों, तो इसलिए सल्फर उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 51 का हो ही गया था, 52 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? बताइए दोस्तों, 52 का रजत नहीं होता है। जर्मन सिल्वर चांदी रजत की तरह चमकदार होती है, किंतु इसमें चांदी रजक नहीं होता है दोस्तों। यह कापर, निकेल और जिंक की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर कापर, निकेल और जिंक की धातु है दोस्तों, किंतु इसमें चांदी नहीं होता है दोस्तों। 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? रजक नहीं होता है, जर्मन सिल्वर, बी हो जाएगा। 53 का दोस्तों, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, सी लेड टेट्रोसाइड के रूप में, या डी बोरान नाइट्राइड के रूप में। 53वां को बताइए दोस्तों। माणिक्य और नीलम विभिन्न रंगों के एक ही पदार्थ हैं, जो हैं दोनों एक ही खनिज कोरेंडम से प्राप्त किए जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनता है,
इसलिए यह दोनों को रासायनिक रूप से इसी नाम से जाना जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। माड़ी और नीलम रासायनिक रूप से कैसे पाए जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 54 का दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं दोस्तों? 54 का जिनान को अपचरित गैस कहते हैं। यह बहुत अक्रिय तथा वायु में अधिक भारी होती है दोस्तों, तो जिनान हो जाएगा स्ट्रेंजर गैस। अगला दोस्तों 55 निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है दोस्तों? कौन सबसे हल्की और कौन सबसे भारी है दोस्तों, इसमें से बताना है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मिनियम, एल्युमिनियम तथा ऑस्मिनियम, एल्युमिनियम तथा पारा। बताइए दोस्तों 55 का। देखिए दोस्तों आवर्त सारणी में लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 3 तथा घनत्व 0.53 kg प्रति लीटर है, जबकि बहुत मुलायम होती है। ओसेनियम बहुत कठोर धातु होती है, जिसका घनत्व ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? लिथियम तथा ऑस्मियम, बी ऑप्शन। 56 का दोस्तों सभी में श्वास अथवा खाने में पहुंचा शीशा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन से हैं दोस्तों? अब शीशा कहाँ से प्रयोग हो मतलब आएगा, विषाक्त होगा? प्रगलन इकाइयों से, दूसरा पेन कलम और पेंसिल से, तीसरा पेंट से और चौथा केश तेल तथा प्रसाधन सामग्रियों से। बताइए दोस्तों 56 का। प्रगलन इकाइयों पेंट, पेन तथा पेंसिल शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले अन्य स्रोत हैं दोस्तों, तो ये सब हो जाएगा दोस्तों। प्रगलन इकाइयां भी पेन तथा पेंसिल शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले अन्य स्रोत हैं दोस्तों। तो प्रगलन और पेंट दो ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए 56 का दोस्तों। तो दोस्तों प्रगलन इकाइयां और पेंट, इसमें जो है दोस्तों शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत बचे हैं, प्रगलन इकाइयां और पेंट। इसको थोड़ा जाके पढ़ लीजिएगा दोस्तों, शीशा के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये जो है खतरनाक है, और जो है थोड़ा इसको देख भी लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला दोस्तों प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम है दोस्तों? सीधा उत्तर बताते हैं दोस्तों 57 का। प्रकाश रासायनिक धूम NO2 और O2 और पेरॉक्सीसिलिक नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। NO2 पहला ये ऑप्शन सही है दोस्तों, पेरॉक्सीसिलेट नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन जान रहे हैं दोस्तों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों उस पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसी अवस्था में, जबकि भौतिक परिवर्तन में दोस्तों उसी पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ये होता है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का अंतर। पहला दिया है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनना, दूसरा बर्फ का गलना, और सी दुग्ध का आस्कंदन। रासायनिक परिवर्तन पूछा है ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके बदलाव होने के बाद पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। 58 का जब एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ संयुक्त होकर एक नए पदार्थ में रचना करता है तब रासायनिक परिवर्तन घटित होता है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, क्योंकि जल वाष्पन के उपरांत नमक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार बर्फ का पिघलना उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, परंतु दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यह उत्क्रमणीय नहीं है तथा एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, केवल दुग्ध आस्कंदन है। बर्फ का गलन दोस्तों फिर से जो है बर्फ बनाया जा सकता है। 59 दोस्तों इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? इस्पात स्लैग दोस्तों किसके लिए सामग्री होता है? आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए और सीमेंट के उत्पादन के लिए। 59 का बताइए दोस्तों। ये दोस्तों सबके लिए हो सकता है। सड़क और हाइड्रोक्लोरिक निर्माण में उपयोग,
स्टील मेकिंग स्लैब को इसकी उच्च शक्ति और स्थायित्व के कारण प्राकृतिक समुच्चय के साथ तुलनीय तथा उच्च गुणवत्ता के समुच्चय के लिए संसाधित किया जा सकता है। उच्च थोक घनत्व, उच्च स्तर की ताकत और घर्षण के साथ साथ स्टील मेकिंग स्लैब की खुरदुरी बनावट इसे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग उद्देश्य के लिए निर्माण सामग्री के रूप में प्रयुक्त होता है। हो गया दोस्तों 59 का। देखिए दोस्तों, इसका बहुत सारा प्रयोग है सड़क बनाने में, क्लिंग पाउडर में। चलिए देखिए दोस्तों, कार्बनिक रसायन के बारे में हम देखते हैं। कार्बनिक रसायन 60वां। ब्लूट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीएमाइड, सी पॉलीएथिलीन और डी पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। 61 का। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है? ए एथिल एल्कोहल, बी एमिल एल्कोहल, सी बेंजील एल्कोहल, डी मेथिल एल्कोहल। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधा व्यक्ति अंधा होने लगता है दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं शराब वराब नशा पता ही नहीं करना चाहिए। मेथिल एल्कोहल में हानिकारक पदार्थ होने से शराब पीने वालों में अंधता आती है। इसके अत्यधिक सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। यह अत्यधिक विषैला पदार्थ है। यह शरीर के अन्य भागों पर भी अपना प्रभाव डालता है, इसलिए शराब गुटखा पान नहीं खाना पीना चाहिए दोस्तों। 62 लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? ए क्लोरो यौगिक, बी फ्लोरीन यौगिक, सल्फर यौगिक, सी फ्लोरीन यौगिक और डी एसिटिक अम्ल। जो गंध आती है लहसुन की, वो उसके कारण क्या है? लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध उसमें उपस्थित एसिलीन से होती है। इस तेल के मुख्य घटक 90 समूह सल्फर के यौगिक है, तो एसिलीन हो जाएगा दोस्तों, या उसको बोलते हैं क्या, सल्फर यौगिक हो जाएगा दोस्तों। सल्फर यौगिक हो जाएगा दोस्तों, सल्फर यौगिक के कारण। लवंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेथाल, बी यूजेनाल, मेथेनॉल, बेंजल्डिहाइड। बताइए दोस्तों, लौंग के तेल में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग का तेल किससे प्राप्त किया जा सकता है या बनता है तो कैसा होता है? 63 का दोस्तों। लवंग के तेल में एक विशेष रसायन होता है जो लवंग के पौधे से प्राप्त होता है। इस तेल का प्रमुख घटक यूजिनाल होता है। इस तेल का प्रयोग अनेक चिकित्सा उपचारों जैसे खांसी बुखार आदि में किया जाता है दोस्तों। लवंग के तेल का प्रयोग तो बी हो जाएगा दोस्तों, यूजेनाल होता है। 64 का दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? बताइए दोस्तों। इसका प्रयोग किया गया था कार्बनिक मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, भाप अंगार गैस। तो दोस्तों सभी लोग जान रहे होंगे मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था दोस्तों, जो एक जहरीली गैस है, जो शक्तिशाली व विस्फोटनकारी भी है। इस गैस का प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में किया जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। 65 का दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक का अधिक ईंधन माना जाता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। हाइड्रोजन को ईंधन मान दिए गए चारों में से सर्वाधिक है दोस्तों। ए ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है दोस्तों? ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का, ठीक है दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा।
अगला दोस्तों देखते हैं, कथन कारण का सवाल है। कथन दिया है दोस्तों, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशक के रूप में होता है। चलिए कथन ये दिया है दोस्तों, फेनिल का प्रयोग घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी दिया कारण दिया दोस्तों, फेनिल एक फिनाल व्युत्पन्न है और फिनाल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। बताइए दोस्तों ऑप्शन। देखिए दोस्तों, फेनाल एक रोगाणुनाशक है जिसके उपयोग त्वचा आदि के संक्रमण की संभावना कम होती है। घरों में उपयोग किया जाने वाला फेनिल इसका ही जलीय घोल है दोस्तों। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ए और आप सही है, आगे का सही स्पष्टीकरण करता है। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा, यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। तीसरा, सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता को प्राप्त होती है। बताइए दोस्तों एसिटिलीन के बारे में, दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़ने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो पहला तो ऑप्शन सही है दोस्तों, किसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है, इसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिलीन की बहुलक में पॉली एसिटिलीन फिल्म बनती है। पॉली एसिटिलीन एकांतर एकल और द्विबंध के साथ CH केंद्र वाले श्रृंखला होती है, जो सबसे पहले खोजा गया अर्धचालक है। एसिटिलीन की बहुलता में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। अगला दोस्तों 69, फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। बताइए दोस्तों 69 का, फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक क्रियाशील है दोस्तों, एसिटिक अम्ल से अधिक क्रियाशील है। यह एक कार्बनिक अम्ल है। क्या यह एक कार्बनिक अम्ल है। तो 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल है। फार्मिक एसिड एसिटिक अम्ल से अधिक तेजी से क्रिया करता है, अधिक क्रियाशील है। यह कार्बनिक अम्ल है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। बी ऑप्शन हो जाएगा। ये और आप दोनों सही, आगे का सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। भंजन प्रगलन हाइड्रोजनीकरण बल्बीकरण, बताइए दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है। रबड़ जो है क्या किया जाता है, ताम्र खादा पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए प्रगलन हाइड्रोजनीकरण बल्बीकरण। बताइए दोस्तों 70 का। देखिए दोस्तों हम बता देते हैं, उच्च तापमान पर जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे हाइड्रोकार्बनों में टूटना भंजन कहलाता है। उच्च तापमान पर जटिल कार्बनिक पदार्थों का छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में टूटना भंजन कहलाता है। इसमें पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो भंजन से क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों, पेट्रोलियम। प्रगलन में तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त किया जाता है। प्रगलन से दोस्तों क्या प्राप्त किया जाता है, तांबा। तो बी का ऑप्शन 3, भंजन का 2, ए का 2। कोई दिक्कत। हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वनस्पति तेल को खाद्य वसा में बदला जाता है। हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वसा में बदला जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रगलन बना, प्रगलन का संबंध तो आप समझ सकते हैं। वल्नीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें रबड़ को सल्फर के संयोग से दीर्घ सूत्री वाली कृत्रिम रबड़ बनाती है। तो प्रगलन से दोस्तों रबड़। 71, हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सही है। अणु भार के बढ़ते क्रम में कौन सही है दोस्तों, कार्बन श्रृंखला के, तो कौन सा सही है दोस्तों, कार्बन श्रृंखला के बढ़ने के साथ हाइड्रोकार्बन के अणु भार भी बढ़ते हैं दोस्तों। इसका ये हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि पहला चूर्ण शुष्क रहे, दूसरा चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। बताइए दोस्तों, चूर्ण शुष्क रहे और इसकी क्षारीयता बनी रहे, इसलिए कपड़े धोने के
चूर्ण में अपमार्जक रूप में सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नई एनसीईआरटी का 12वां रसायन विज्ञान अध्याय 16 दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान उससे लिया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं यहीं पर इसको रोकता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी वीडियोज बनाऊंगा दोस्तों तो इसको कम से कम 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटा नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ तक आ गए ना, 72 तक आ गए, 1 घंटा नहीं लगेगा। इसी में ख़त्म करते हैं दोस्तों इसको। हमको लगा ज़्यादा है यार, ये तो ख़त्म हो जाएगा। आ जाइए दोस्तों, आधा घंटा और लगेगा और क्या, इसी को ख़त्म कर देते हैं। अगला दोस्तों देखिए, फटाफट अब ख़त्म करेंगे दोस्तों। ईंधन दिया है दोस्तों, ईंधन गैस और प्रमुख अवयव किसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो हमको बताना है दोस्तों। ठीक, ईंधन गैस उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, इसका हमें बताना है। 73 का दोस्तों, सीएनजी में क्या पाया जाता है? कोयला गैस में, एलपीजी गैस में और भार अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ईथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए दोस्तों बताइए इसका। सीएनजी में दोस्तों देखिए, सीएनजी के प्रमुख अवयव मीथेन और इथेन है। सीएनजी में क्या होता है? मीथेन और इथेन। तो एक का 3 हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, मिलान करते रहिए। कोयला गैस में देखिए दोस्तों, कोयला गैस के हाइड्रोजन में मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख अवयव है। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड कोयला गैस में, मीथेन सब में पाया जा रहा है दोस्तों। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कोयला है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो पाया ही जाएगा। तो बी का 1 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपको मिल ही गया होगा। अब बी का 1, ए का 3 हो गया मीथेन इथेन, कोयला गैस बी का 1 हो गया दोस्तों। इसके बाद अगला आ जाइए दोस्तों, एलपीजी के प्रमुख अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन है दोस्तों। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है दोस्तों। अब भाप अंगार गैस में दोस्तों, भाप के अंगार गैस में कौन कौन प्रमुख अवयव है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोस्तों। कोयला गैस में दोस्तों हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के अवयव पाए जाते हैं। कोयला गैस में दोस्तों हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रमुख अवयव पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। सीएनजी में मीथेन इथेन, कोयला गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, डी बी का 4 हो जाएगा दोस्तों। अब सी एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। भाप अंगार में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगला दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। द्रवित प्राकृतिक गैस एलएनजी को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिससे विशेष रूप से अविकल्पित पात्रों में। चलिए देखिए दोस्तों, पहला द्रवित प्राकृतिक गैस एलएनजी को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिससे विशेष रूप से अविकल्पित पात्रों में उसका संवहन अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। दूसरा दिया है, भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हसन में निर्मित हुआ था। तीसरा दिया है, द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्यों एनजीएल का पृथक्करण किया जाता है और इसमें मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित किया जाता है। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? 74 का बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस बार में देखिए, सीएनजी के प्रमुख अवयव में द्रवित प्राकृतिक गैस एलएनजी को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिससे विशेष रूप से अविकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण किया जा सके। तो पहला ऑप्शन तो सही है दोस्तों। ठीक, कोई दिक्कत? इसके आपात के लिए एलएनजी टर्मिनल दहेज में निर्मित किया गया था दोस्तों, हसन में नहीं। कहाँ? दहेज में। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, हसन नहीं दहेज में। पहला भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल दहेज में निर्मित किया गया था। ठीक है दोस्तों। और तीसरा दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्यों एनजीएल का पृथक्करण किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैसों द्रव्यों को पृथक्करण किया जाता है और इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और
प्राकृतिक गैस गैसोलीन सम्मिलित किया जाता है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। कथन दिया है दोस्तों, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। कारण दिया है, मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। बोलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 75 का? 75 का बताओ जब भैया लोगन, कौन सा ऑप्शन हो जी 75 का? देखिए दोस्तों, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक प्रोपेन होता है। ये क्या बोला है? मीथेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या होता है दोस्तों? प्रोपेन। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है दोस्तों। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इसमें दुर्गंध युक्त एथेनॉल मिलाया जाता है। मीथेन CH4 अन्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में जलने पर कम CO2 उत्पन्न करता है। मीथेन जो है दोस्तों कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो गलत हो गया दोस्तों, बी। और जो है आर सही है दोस्तों। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, और यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ता है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। अगला दोस्तों दिया है 76 का, निम्नलिखित रासायनिकों पर विचार कीजिए। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और ट्राई क्लोरेथिलीन उपयुक्त में से कौन निर्जन धुलाई डाई क्लीनिंग रासायनिकों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं दोस्तों? निर्जल धुलाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जल के अतिरिक्त किसी अन्य रासायनिक विलायक द्वारा कपड़ों या टेक्सटाइलों आदि की धुलाई की जाती है। ये विलायक है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राई क्लोरोएथेनिल इत्यादि। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बेंजीन, सोडियम कार्बोनेट छोड़ के दोस्तों तीनों, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राई क्लोरोएथेनिलीन, ठीक, तीनों ऑप्शन हो जाएगा। इन दिनों इस्तेमाल की जाने वाली सबसे अच्छी पर्यावरण के अनुकूल सफाई करने वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड कपड़े धोने में ब्लीच करने के उद्देश्य से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग बेहतर परिणाम देता है। दूसरा, यह पानी को कम खपत में भी मदद करता है दोस्तों। क्या कौन सा उपयोग किया जा रहा है? पेरोक्साइड। अगला दोस्तों देखते हैं 77 का, निम्नलिखित में से कौन सा RDX का अन्य नाम है दोस्तों? RDX का अन्य नाम ए साइनोहाइड्रीन, बी डेक्सट्रान, सी साइक्लोहेक्सेन और डी साइक्लोनाइट। बताइए 77 का। RDX दोस्तों रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, एक अति विस्फोटक ठोस पदार्थ होता है जिसका प्रयोग सैनिक एवं औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राई मिथिलीन ट्राइनाइट्रोएनिमीन और इसे साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। इसको साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों RDX को। डी ऑप्शन हो जाएगा। अब 78, बिस्फेनॉल क्या है दोस्तों? बिस्फेनॉल क्या है? सीधा उत्तर बता देते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है दोस्तों। बिस्फेनॉल को देख लीजिए दोस्तों, बिस्फेनॉल ए का संक्षिप्त रूप BPA है, जो कि 2 फिनाइल क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक रसायनों के खाद्य पदार्थों के पैकिंग में पैक करने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फालतू का 3 ऑप्शन हम पढ़ के टाइम क्यों बात करें, आप लोगों का भी अपना, इसलिए हमने सीधा इसका उत्तर भी बता दिया। निम्नलिखित गैसों युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटों के कारण है? निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खान जो होता है खानों में, खाना नहीं है, खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है दोस्तों। ये अभी पीछे ही पूछा था। हाइड्रोजन एवं
ऑक्जेलिन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? विस्फोट होता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, बताइए। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था दोस्तों, फिर भी वो रिपीटेशन हल्का फुल्का करके आ रहा है। ऑक्सीजन और मीथेन का मिश्रण बहुत अधिक विस्फोटकारी होता है दोस्तों। ऑक्सीजन और मीथेन का जो मिश्रण होता है वो जो है अधिक होता है दोस्तों। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था दोस्तों, तो सी हो जाएगा। 80 का निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह उपयोग में लाया जा सकता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, बी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सी ग्रेफाइट और डी नाइट्रोग्लिसरीन। किसको एक विस्फोटक की तरह उपयोग कर सकते हैं दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन दोस्तों, ऑप्शन डी। नाइट्रोग्लिसरीन को ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन 1 2 3 ट्राइनाइट्रो ऑक्साई प्रोपेन आदि नामों से जाना जाता है। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक द्रव्य है जो नाइट्रेटिंग ग्लाइकोल से प्राप्त होती है। समझ गए दोस्तों, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 81 का क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने पदार्थ के रूप में चर्चित है, इसका प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC जो ओजोन को ह्रास करता है, उसका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? सुघट्य फोम के निर्माण में, ट्यूबुलेस टायरों के निर्माण में, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में, और चौथा एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में। बताइए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ओजोन हार्षक पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कार्बन का प्रयोग जो है सुघट्य फोम के निर्माण में होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई एवं एरोसॉल कैन में दाबकारी अभिकर्ता के रूप में होता है। तो दोस्तों बस ट्यूबुलेस टायरों के निर्माण में नहीं होता है, सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई में होता है, और चौथा एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। सही है दोस्तों। शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की, चलिए देखिए दोस्तों, शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की जो उत्पादन के बाद जो उत्पादन होता है की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से, मतलब शर्करा चीनी बनाने के बाद जो उत्पाद बचता है उसका सही उपयोग कैसे हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब उत्पाद की उपयोगिता क्या है दोस्तों? खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, सीवे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक के प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, सीवे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? 82 का। देखिए दोस्तों, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक। सीवा जो कि सस्ती और सहजता से उपलब्ध भी होती है, इसका प्रयोग एथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सीवा का उपयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन भी दोस्तों सही हो गया। सीवे को उर्वरक उत्पादन के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन गलत है। सीवे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए भरण स्टॉक की तरह उर्वरक नहीं उत्पादन किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि सीवे में कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं लौह नामक खनिज पाए जाते हैं, जबकि कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों में अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 3। 83 का दोस्तों, सार्वजनिक परिवहनों में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित HCNG हाइड्रोजन CNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह CNG के इस्तेमाल का हाइड्रोजन CNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगा। दूसरा, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन CNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करती है। तीसरा, बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। और चौथा, CNG की अपेक्षा हाइड्रोजन CNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। बताइए दोस्तों, हाइड्रोजन CNG का क्या उपयोग है? सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित मतलब हाइड्रोजन CNG का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव, इससे क्या लाभ है दोस्तों? 2019 में पूछा है, भविष्य में भी पूछ सकता है दोस्तों।
बता दीजिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन संवर्धित HCNG कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% तक कम कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है लेकिन बस 30%, 70% कर देता है, न कि उत्सर्जन को विलोपन करता है। ये उत्सर्जन को विलोपन नहीं करता है दोस्तों, ये उत्सर्जन को विलोपन नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन दिया हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन नहीं करेगा दोस्तों, 70% तक कम कर देगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा दोस्तों, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करता है। बिल्कुल दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही है। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करता है। बिल्कुल दोस्तों, दिमाग में रख लीजिए, इससे भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करता है। ठीक, जब ईंधन के रूप में 18 से 20% हाइड्रोजन को सीएनजी में मिलाया जाता है तो यह प्रदूषण मुक्त हो जाता है दोस्तों। तो बसों के ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोकार्बन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जाता है। 25% मतलब क्या हो गया दोस्तों, कम से कम 5वां हिस्सा तो हो ही गया, चौथा है 5वां हिस्सा, तो सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही है। इससे जो है प्रदूषण मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड को 20% तक कम कर देता है। तीसरा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन सीएनजी की लागत सीएनजी से ज्यादा है दोस्तों। हाइड्रोजन ये क्या बोला है, चौथा, सीएनजी की अपेक्षा हाइड्रो सीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाता है। नहीं दोस्तों, ज्यादा, सीएनजी की अपेक्षा हाइड्रोजन सीएनजी जो है अधिक खर्चीला है दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन गलत, 2 और 3 ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? कच्चे तेल की, बहुमूल्य धातु की, दुर्लभ मृदा धातु की, यूरेनियम की। बताइए दोस्तों, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, WTI यूएस में कच्चे तेल के व्यापार से जुड़े हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जिसे कभी कभी टेक्सास लाइट स्वीट कहा जाता है, एक तेल बेंचमार्क है जो कमोडिटी ट्रेडिंग का केंद्र है। यह व्यापार में उपयोग किया जाने वाला 3 प्रमुख तेल बेंचमार्कों में से एक है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, कच्चे तेल की। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस पदार्थ का श्रेणी से संबंधित है? कच्चे तेल से संबंधित है। दोस्तों, एलपीजी और सीएनजी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। एलपीजी और सीएनजी के साथ खुद को भ्रमित न करें। एलपीजी का प्राथमिक घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। एलपीजी में दोस्तों, एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन, जबकि सीएनजी में मीथेन है। सीएनजी में क्या है? मीथेन है। एलपीजी का पूर्ण रूप से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, जिसका उपयोग खाना पकाने के उपकरण, वाहन और हीटिंग उपकरणों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 85 का। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पूछा है उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का प्रयोग होता है? एरोसॉल को, फोम एजेंट को, अग्निमंदक को, स्नेहक को, कितने को बनाने में? सबको बनाने में दोस्तों, चारों ऑप्शन सही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पूरी तरह से मानव निर्मित है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दोस्तों मानव ने निर्माण किया है पूरी तरीके से। वह मुख्य रूप से रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, इंसुलेटिंग फोम, एरोसॉल, प्रोपेलेंट में उपयोग के लिए उत्पादित होता है। साथ ही सॉल्वेंट्स के रूप में और अग्नि सुरक्षा के लिए भी मामूली उपयोग होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? HFC प्रकार के हाइड्रोलिक तरल पदार्थ पानी, ग्लाइकोल हाइड्रोलिक तरल पदार्थ होते हैं। इसमें लगभग 40 से 50% पानी होता है। चलिए दोस्तों, तो ये चारों सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, 86 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के निर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है।
दोस्तों ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। दूसरा, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। क्या होगा 86 का दोस्तों? पहला दोस्तों सही है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। कार्बन दूसरा भी सही है दोस्तों, नहीं दूसरा गलत है दोस्तों। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनः चक्रित हो सकते हैं दोस्तों, पुनः चक्रित हो सकते हैं, तो केवल ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए कार्बन फाइबर को एक आश्चर्यजनक सामग्री के रूप में तेजी से प्रसिद्ध होता जा रहा है। इसकी उच्च शक्ति और कम ऊर्जा के अद्वितीय संयोजन ने पवन ऊर्जा क्रांति को चलाने और विमानों को अधिक ईंधन कुशल बनाने में मदद की है। कार्बन फाइबर को रिसाइकिल किया जा सकता है, हालांकि रिसाइकिल करना मुश्किल है। कार्बन फाइबर को लैंडफिल से हटाने की जरूरत है। वे कार्बोबाइल को दर्जनों अन्य अनुप्रयोगों में पुनर्विनीकरण कार्बन फाइबर के उपयोग के लिए द्वार खोल सकते हैं। अगला दोस्तों पर्यावरण रसायन देखते हैं। पर्यावरण रसायन से जो क्वेश्चन पूछे हुए, वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण सन 1970 में हुआ। इस क्षेत्र में पुनः हरियाली छाने लगी है और युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानव की हत्या कर रहा है, उसके अंग भंग कर रहा है। एजेंट ऑरेंज दोस्तों एक प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण, अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। मतलब 19 वर्ष बाद भी उसका प्रभाव है दोस्तों। उन बादलों से हुई 20 वर्षा मानव के लिए विपदाओं की फसल दे रही है। उस समय बादल ऊपर से गिराया गया था। इसमें कैंसर, गर्भ में जो स्राव हो जाता है, रक्त स्राव, खून बहने लगता है, कैंसर हो जाता है, जन्मजात सभी विकलांगता आती है, सम्मिलित है और विपत्ति कम अभी दशकों तक चल सकता है, अभी 10 वर्ष और चल सकता है। 1995 में पूछा है दोस्तों। इस उदाहरण में निर्दिष्ट विभिन्न पदार्थ क्या था? इसमें किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था दोस्तों? सीधा हम उत्तर जान लेते हैं दोस्तों इसका। दोस्तों इसका ऑप्शन है निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन का प्रयोग किया जाता था। डी ऑप्शन, निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन का प्रयोग किया गया था। अमेरिका ने डायोक्सिन नामक रसायन का प्रयोग वियतनाम के जंगलों में वियतनामी गोरिल्लों को मारने हेतु किया था। यह एक प्रकार का निष्पत्रक रसायन है जो वृक्षों की पत्ती विहीन कर देता है, परंतु इस रसायन के द्वारा कैंसर, गर्भाशय तथा नवजात शिशु विकार का प्रभाव देखा जा सकता है। बहुत खतरनाक है दोस्तों, इसलिए रासायनिक हथियारों पर रोक लगाना जरूरी है। 88 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है, कम प्रदूषण करता है? कौन? ए डीजल, बी कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। ये तो बता ही देंगे दोस्तों, अभी ऊपर तो आप पढ़े हैं हाइड्रोजन दोस्तों। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी डीजल, पेट्रोल और केरोसिन हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, जो जलने में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। यह पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। हाइड्रोजन जलने पर भी कोई प्रदूषणकारी नहीं है। इसलिए दोस्तों तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, हाइड्रोजन। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है जलीय विभेदपात, जलीय कवक, बहिस्राव, वाष्पनवाद, उत्सर्जन। जल में रासायनिक और भौतिक जो परिवर्तन होने का कारण क्या है दोस्तों? 89 का बताइए। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बहिस्रावी, इफ्लुएंट्स। जल स्रोतों में गिरने वाले बहिस्राव पदार्थ जो औद्योगिक तथा घरेलू कचड़े से बने होते हैं, घरेलू कचड़े से बने होते हैं के कारण जल में भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पीएच, वैद्युत चालकता, ताप, गुलित ऑक्सीजन, अमोनियम आयन की सांद्रता इत्यादि के मान परिवर्तन होता है। अगला दोस्तों, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में अगर जल प्रदूषण की माप करना है दोस्तों तो क्या तरीका है? सीधा उत्तर जानिए दोस्तों। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा, कितनी ऑक्सीजन है नदी में, इससे जो है अगर ऑक्सीजन कम है तो वो जल प्रदूषित होगा। ऑक्सीजन ठीक ठाक है, अधिक है तो प्रदूषित नहीं होगा दोस्तों। नदियों में जल के प्रदूषण की माप उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से की जाती है। घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का घटना, पानी के नमूने में घुली हुई ऑक्सीजन की सांद्रता, बीओडी, वही ऑक्सीजन का बढ़ना,
एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पानी के अंदर उपस्थित जैविक पानी को आवश्यक घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारण लिए गए पानी के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का निश्चित तापमान पर एक निश्चित समय अंतराल में टूटने से होता है। सीओडी का बढ़ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक अप्रत्यक्ष तरीके से पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा की जांच है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। 91 प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? 91 का दोस्तों, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण के समय नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, केरल के कई भागों की समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? पहला इल्मेनाइट, दूसरा जीरकान, तीसरा सिलिमेनाइट, चौथा टंगस्टन। बताइए दोस्तों 92 का। इल्मेनाइट, जिंकनान और सिल्मेनाइट केरल के कोलम जनपदों में पाए जाते हैं दोस्तों। इल्मेनान, जिंकनान और सिल्मेनाइट, टंगस्टन नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 मतलब जो है बी ऑप्शन। 93 का, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन से अम्लीय वर्षा के कारक हैं? अम्ल वर्षा किनके कारण होती है? अम्लीय वर्षा तो दोस्तों 100 बार क्वेश्चन पूछ चुका, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा। अम्लीय वर्षा के कारक कौन कौन है, ठीक से पहचान लीजिए। 93 का दोस्तों बताइए। नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। ये ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2S और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा की बूंदों के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो दोनों सही है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2। पहला का दिया था, 1 मिनट दोस्तों। हाइड्रोजन के ऑक्साइड नहीं होगा दोस्तों, हाइड्रोजन के ऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हो जाए तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3। 94 का दोस्तों, वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ के अत्यधिक मात्रा में मोचन से बढ़ने से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है दोस्तों? अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा अधिक मात्रा में तो आपको शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और ये ऑक्सीजन की कमी से जो है कि किस प्रकार की अवस्था उत्पन्न हो सकती है दोस्तों? 94 का सीधा उत्तर देखिए दोस्तों। अंतर श्वसन में ली गई सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता बनाने लगती है। ये जो है खून को रोकने लगती है दोस्तों, खून के जो प्रवाह का मार्ग है उसको डिस्टर्ब कर देती है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही है, समझ गए। जीवाश्म ईंधनों पर आधारित शक्ति इंजनों द्वारा उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषण होता है। ईंधनों के साथ वायु के अपूर्ण दहन से एक रंगहीन, गंधहीन और बहुत ही जहरीली गैस उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। यह हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और यह ऑक्सीजन से अधिक प्रभावशाली है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक समय तक जुड़ी रहती है। इससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर के अन्य भागों पर पड़ता है दोस्तों। 95 का उपयुक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं? कोयला के जलाने से कौन से जो है उत्सर्जन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। बताइए दोस्तों 95 का। देखिए दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। कौन सा उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं दोस्तों। 95 का देखिए दोस्तों, ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तीनों होते हैं दोस्तों। कार्बन तो समझ ही रहे हैं ना, कोयला तो बहुत ही जो है। 96 का दोस्तों, जल शुद्धिकरण, जल को शुद्ध करने के लिए प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरणों की क्या भूमिका है दोस्तों? ये किस प्रकार भूमिका निभाती है? यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है, मार देती है। दूसरा, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। जितनी गंदगी है
गंध आ रही है उनको भी दूर करती है। तीसरा, यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज कर सकती है, जिससे आविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। बोलिए दोस्तों 96 क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, परावैंगनिक विकिरणें जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती हैं। यही ऑप्शन सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों। 97 का, बुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विपक्षाएं हैं? पहला, यह खनिज पर्यवेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना सकता है। दूसरा, यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक हो सकता है। और तीसरा, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ को विकसित करने में सहायक हो सकता है। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन हो जाएगा 97 का दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हम बताते हैं। 97 का, एंटी द्रव्य का प्रयोग ब्रह्मांड की विकास की समझ को विकसित करने तथा इसमें निर्मित मतलब यह जो एंटी द्रव्य का प्रयोग ब्रह्मांड की विकास कैसे हुआ है इसकी समझ विकसित होता है। इससे निर्मित तारों तथा आकाशगंगाओं में होने वाली संभावनाओं में सहायता सिद्ध हुआ है दोस्तों। तो पहला, ये खनिज तेलों की खोज की अधिक आसान और कम महंगा बनाएगा, गलत है दोस्तों। यह एंटी द्रव्य में निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने के में सहायक होता है, ये सही है। यह ब्रह्मांड के विकास को समझ विकसित करने में सहायक है, यह भी सही है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? 50 बार आ चुका क्वेश्चन दोस्तों, वो अभी IAS ने 10 बार 20 बार तो रिपीट कर ही दिया हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। अब इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। फ्लाई ऐश दोस्तों, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानांतरण रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिन तत्व नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश दोस्तों एक प्रकार का धुंध होता है, जो धूल कण ये सब मिलके बना होता है दोस्तों। इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों, फ्लाई ऐश में सामान्य तौर पर सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और कैल्शियम ऑक्साइड CaO की उपस्थिति होती है तथा इसमें आर्सेनिक, बोरियम, बेरिलियम, बोरान, कार्डियम, मोलिब्डेनम, पारा इत्यादि विषाक्त तत्व पाए जाते हैं। तो इसका दोस्तों फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, पहला सही है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के हटाकर वहाँ जो है डाला जा सकता है, यह भी सही है दोस्तों। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, नहीं दोस्तों, सिलिकॉन और कैल्शियम तो होता है, इसके अलावा भी आर्सेनिक, बोरियम, बेरिलियम, बोरान, कार्डियम, मोलिब्डेनम, पारा इसमें पाया जाता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन जो है तीसरा गलत, तो 1 और 2 सही, ये ऑप्शन हो जाएगा। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों, फर्नीचर की गद्दियां, अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? इनका ब्रोमीन का जो ज्वाला मंदक का उपयोग किया जाता है, उनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है। उनसे पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्य और पशुओं में संचित हो सकते हैं। बताइए दोस्तों, कुछ ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। इससे क्या? देखिए दोस्तों, कई घरेलू उत्पादों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक का उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण में अपघटन के लिए अति उच्च प्रतिरोधक, जल्दी अपघटित नहीं होते हैं तथा मानव तथा जानवरों में संचित होने की सक्षम है दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही।
BFR के 5 मुख्य वर्ग हैं जिन्हें उनके सामान्य उपयोगों के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। प्लास्टिक, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, कास्टिंग, सर्किटिंग में, हेक्सा, भवन निर्माण उद्योग में, थर्मल इंसुलेशन में, मुद्रित सर्किट बोर्ड, थर्मल उपकरण में। चलिए दोस्तों 101 का कोयला संस्करण, मेथेन और शेल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। कोयला संस्करण मेथेन और शेल गैस दोस्तों जो पत्थर से निकाला जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला संस्करण मेथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मेथेन है गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कर्षित की जा सकती है। भारत में कोयला संस्करण मेथेन स्रोत बहुतायत में है। भारत में कोयला संस्करण मेथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 101 का देखिए दोस्तों, शेल गैस में मीथेन होता है, तो पहला कथन दोस्तों मीथेन और प्रोपेन भी होता है दोस्तों। कोयला संस्करण में मीथेन होता है। देखिए दोस्तों क्या बोले, शेल गैस में मीथेन होता है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन है। तो शेल गैस में दोस्तों मीथेन होता है। पहला में क्या बोल रहा है, शेल गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण। नहीं दोस्तों, शेल गैस में मीथेन होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। शेल गैस में क्या होता है, मीथेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन नहीं होता है दोस्तों। भारत में शेल गैस का स्रोत है दोस्तों, शेल गैस का भारत में स्रोत भी है। ये कह रहा है कि स्रोत नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। भारत में शेल गैस निम्नलिखित स्थानों पर पाई जाती हैं दोस्तों, जैसे खंभात, गोडवान, कृष्णा गोदावरी, आनलैंड और कावेरी। सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां और ONGC, OIL और गेल जैसी कंपनियां इन स्थलों की खोज कर रही हैं। यह विषय हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। समान मिलान करना है। सामान्यतः प्रयुक्त उपभोज्य पदार्थ, उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन दोस्तों कौन कौन से। लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है, शीतल पेय में बोरोमियम वनस्पति पाया तेल, और तीसरा चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। दोस्तों जो 1995 से क्वेश्चन लगा के गया होगा, इसको सही कर ले जाएगा। ये दो जगह दोस्तों, दो तीन ऑप्शन तो इसमें से 2-3 जगह आ चुका है, इसलिए दोस्तों ये रिपीटेशन कर गया है क्वेश्चन। तीनों सही है दोस्तों। लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है, पीछे हम देख चुके हैं। शीतल पेय में बोरोमीन मिलाया जाता है, यह भी हमने देख चुके हैं दोस्तों। वनस्पति तेल, बोरोमीन वनस्पति तेल। और चाइनीज फास्ट फूड नहीं दिया था दोस्तों, लेकिन तुक्का भी मार देंगे तो सही हो जाएगा। मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है, ये रिवीजन कर दिया है दोस्तों। सुरक्षित प्रसाधन सामग्री तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं औसत प्रशासन के एक अभियोजन के संशोधन द्वारा लिपस्टिक में आश्चर्यजनक मात्रा में सीसा तथा अन्य, इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि लड़कियों को पूरा सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए, कोई दिखावा नहीं, ना पत्नी के लिए, पति के लिए, ना घर वालों के लिए, ना जो है सास ससुर के लिए। सीधा जो है एकदम सादा जीवन, उच्च विचार रखिए। कोई उठलाली जो है कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सिंदूर भी लगा सकती हैं, थोड़ा ठीक लगता है कि शादी विवाह हुआ है, बाकी आपकी इच्छा दोस्तों। तो इसलिए एकदम सिंपल रहिए दोस्तों, कोई पाउडर क्रीम श्रीम कुछ नहीं लगाना है। हम कुछ नहीं लगाते हैं दोस्तों, आज तक कोई भी नहीं। कुछ भी लगाएंगे दोस्तों अप्राकृतिक चीजों को नुकसान तो करेगा आपको। जैसे लिपस्टिक में देखिए शीशा पाया जा रहा, अब भोजन कर रहे हैं, बाहर लिपस्टिक लगा के शीशा चला गया अंदर, तो नुकसान करेगा ना आपको। इसलिए दोस्तों कुछ भी नहीं लगाना। अरे जिसको सुंदरता आप में देखनी है, रियलिटी सुंदरता देखेगा। कृत्रिम सुंदरता अगर आप करके किसी से शादी कर लिए, किसी से प्यार कर लिए, तो फिर वो छोड़ देगा कि सुंदरता गई आपको जाए। तो स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट दोस्तों। तो देख लीजिए, आ जाइए दोस्तों 102 का सुरक्षित प्रसाधन सामग्री तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन के लिए के एक अभियान में संशोधन द्वारा लिपस्टिक में आश्चर्यजनक मात्रा में सीसा एवं अन्य विषाक्त धातुएं पाई गई हैं दोस्तों। सीसा के अलावा और भी बेकार धातुएं हैं। ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल का उपयोग मुख्य रूप से शीतल पेयों में साइट्रस फ्लेवर के लिए मिलाया जाता है। मोनोसोडियम
ग्लूटामेट अभी हाल ही में विवादों में रहा है, जो मैगी में पाया गया है दोस्तों। मैगी सैगी भी नहीं खाना चाहिए। जितने दोस्तों प्लास्टिक बंद चीज़ें हैं उसको नहीं खाना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ संरक्षित करने के लिए बोमिन मिलाया जाता है, कुछ ना कुछ मिलाया जाता है जो सभी के लिए नुकसान करता है, और मिलाना ही पड़ेगा दोस्तों उसको लंबे समय तक रखने के लिए। तो इसलिए दोस्तों जितनी प्लास्टिक बंद चीज़ें आ रही हैं उनको मत खाइए। आप जो है प्राकृतिक चीज़ों को खाइए और स्वस्थ रहिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है? ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। किसके लिए? सीधा उत्तर पर आ जाइए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए दोस्तों। ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण का प्रयोग किसके लिए किया गया? अपशिष्ट जो प्रदूषण जो हम लोग छोड़ देते हैं उससे ऊर्जा प्रौद्योगिकी बनाने के लिए दोस्तों। ठीक, तो पायरोलिसिस गैसीकरण और प्लाज्मा प्रौद्योगिकियां थर्मल प्रक्रिया हैं दोस्तों, जो अपशिष्ट को तोड़ने के लिए उच्च तापमान का उपयोग करती हैं। मुख्य अंतर यह है कि वे पारंपरिक द्रव्यमान जलने की तुलना में कम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार इनका संबंध ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से है। अगला दोस्तों, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राई एजोफास के इस्तेमाल का आशंका देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों? सीधा ऑप्शन बता देते हैं। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट, ट्राइएजोफास के इस्तेमाल की आशंका देखा जाता है। रसायनों का उपयोग कृषि में कीटनाशकों के रूप में किया जाता है दोस्तों। कृषि में पीड़कनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आज ये मैंने खत्म कर दिया विज्ञान पारिस्थितिकी से जितने भी प्रश्न आए थे दोस्तों मैंने खत्म कर दिया। बाकी दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सब चीज़ें मिलेगी, वहाँ देखिए। अगर गांव से हैं, निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। बाकी दोस्तों यहाँ जो है छोटी छोटी वीडियोज नहीं मिलेगी कि जैसे बहुत से कोचिंग के तमाम जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो लड़कों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। छोटा छोटा जो है क्लिप डाल डाल के, फालतू का बकवास डाल के अपनी कोचिंग के प्रचार के लिए जो है बहुत से लड़कों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों छोटे छोटे क्लिप देखकर अपना टाइम खराब मत करें। उनका अपना कोचिंग का प्रचार करने का तरीका है, वो आपको कुछ भी निःशुल्क नहीं देते हैं। फालतू का बस थोड़ा सा जो चीज़ें करंट अफेयर्स में है वही फालतू का निःशुल्क मिलता है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों थोड़ा सा विजन आईएएस बहुत चीज़ें निःशुल्क देता है, बाकी बहुत ज़्यादा कोचिंग निःशुल्क देती नहीं। तो ये छोटे छोटे क्लिप ना देखें दोस्तों, और 1 लाख 2 लाख नहीं दे सकते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।